हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेक्शन 48 से सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी। मतलब 48, 49, 50 हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले सेक्शन 41 से 47 तक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आप क्रिमिनल लॉ की जो मेरे चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप सारे वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। फाइन। तो अब हम बात करते हैं आपका सेक्शन 48 की। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, आपको हेल्पफुल होते हैं किसी भी तरीके से, तो प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे आपका इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे सेक्शन 48 की तरफ। तो सेक्शन 48 जो बात करता है वो बोलता है परस्यूट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुरिडिक्शन। तो सेक्शन 48 बोलता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी दूसरे पर्सन को वारंट के बिना अरेस्ट करने के पर्पस से, ठीक है ना, जिस पर्सन को वो ऑथराइज है अरेस्ट करने के लिए, उस पर्सन को सर्च करने के लिए, ठीक है ना, उसको अरेस्ट करने के पर्पस से सर्च करने के लिए इंडिया में किसी भी प्लेस पे आपका उसे सर्च कर सकता है। तो ये तो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन था जो बेयर एक्ट के हिसाब से मैंने आपको बताया। अब इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं वो क्या है, वो देख लेते हैं कि दिस सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स विद द परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिडिक्शन। तो ये जो सेक्शन है वो आपका परस्यूट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुरिडिक्शन, मतलब किसी ऑफेंडर को किसी दूसरे जुरिडिक्शन में उसकी तलाश करना, ठीक है ना, उसकी तलाश करना और उसको अरेस्ट करना, ठीक है ना, उससे रिलेटेड आपका ये सेक्शन है। तो ये कहता है कि इफ़ दिस मीन्स दैट इफ़ अ पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस इन वन स्टेट, मान लीजिए कोई पर्सन एक ऑफेंस करता है किसी एक स्टेट में एंड एस्केप्स टू अनदर स्टेट, सॉरी, और दूसरे स्टेट में वो भाग जाता है, तो यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है ना, हु हैज़ द अथॉरिटी टू अरेस्ट हिम कैन फॉलो हिम एंड अरेस्ट हिम इन अदर स्टेट विदाउट एनी वारंट। तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए, ये सेक्शन क्या कहता है कि मान लीजिए कोई पर्सन है जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है एक स्टेट में और वो भाग गया किसी दूसरे स्टेट में, तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर जिसके पास में उस पर्सन को अथॉरिटी अरेस्ट करने की अथॉरिटी है, तो वो उसको फॉलो करते हुए और उसको अरेस्ट करने के लिए दूसरे स्टेट में भी जा सकता है बिना वारंट के। पर यहाँ पर हाउएवर कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है आपकी कि द पुलिस ऑफिसर मस्ट इन्फॉर्म द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ऑफ द एरिया वेयर द अरेस्ट इज मेड एंड मस्ट ऑल्सो सेंड द पर्सन अरेस्टेड टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। तो ये कहता है कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर के लिए कंडीशन क्या है कि उसको, मान लीजिए वो किसी दूसरे एरिया में जाकर, जहाँ का वो इंचार्ज नहीं है, कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर वहाँ का इंचार्ज है, तो वहाँ जाकर वो उस पर्सन को ढूंढता है जिसको ढूंढता है और अरेस्ट करता है, ठीक है ना, जिसको वो अरेस्ट करने के लिए ऑथराइज है। तो इस केस में इस पुलिस ऑफिसर को, जैसे मान लीजिए ये एक एरिया है, ये सॉरी ये एक एरिया है और ये दूसरे एरिया का पुलिस ऑफिसर है, और ये आपका सी है ऑफेंडर। तो ये आपका जो ए है ना, ए पुलिस ऑफिसर ये दूसरे एरिया के पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है ना, उसको इन्फॉर्म करेगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एक ऑफेंडर की तलाश है, एक आपका क्रिमिनल की तलाश है, ठीक है, उसको अरेस्ट करने के लिए मुझे आपके एरिया में सर्च करना पड़ेगा और सर्च करने के साथ में मुझे उसे अरेस्ट भी करना है। तो जब मान लीजिए आपका ए ने उसे अरेस्ट कर लिया, तो ए उसको फिर अरेस्ट करने के बाद में उसको जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पर भी भेजेगा। फाइन। वहाँ पर भी उसको लेके जाएगा, फिर वहाँ से परमिशन लेगा उसको वो अपने साथ लेके आने की। दिस प्रोविजन इज इंटेंडेड टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ ऑफेंडर एंड टू फैसिलिटेट द स्पीडी अरेस्ट। तो ये जो प्रोविजन डाला गया ना, वो इसलिए डाला गया है कि इस चीज़ से किसी ऑफेंडर को भागने से बचाने के लिए, कि भाई वो भाग ना जाए, कोई क्राइम करके वो कहीं भाग ना जाए। ऐसे तो वो एक उसमें जगह पे क्राइम करेगा, दूसरी जगह वो भाग जाएगा, उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके ना, उसको बोलते हैं ना, उसको अरेस्ट करने के लिए और जल्द से जल्द जस्टिस के लिए, ठीक है ना, स्पीडी जस्टिस के लिए और स्पीडी अरेस्ट के लिए ये प्रोविज़न डाला गया है कि पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी दूसरी जगह जाकर भी उनको अरेस्ट कर सकता है, उनको सर्च और अरेस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं हम, ये आपका सेक्शन 48 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 49 की। तो सेक्शन 49 क्या बात करता है, नो अननेसेसरी रिस्ट्रेन।
मतलब जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है या अरेस्ट किया जाना है, उसको ज़रूरत से ज़्यादा, जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही उसको रिस्ट्रेन किया जाए, उससे ज़्यादा रिस्ट्रेन ना किया जाए। तो ये कहता है कि पर्सन अरेस्टेड शेड नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रिस्ट्रेन दैन इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप। मतलब उसको भागने से रोकने के लिए, उसके एस्केप को प्रिवेंट करने के लिए जितना ज़रूरी है वो सिर्फ उतना ही रिस्ट्रेन किया जाए, मतलब उतना ही उस पर दबाव डाला जाए, या हम कह सकते हैं उतनी ही उसमें बंधन डाले जाएं। बहुत ज़्यादा उसको आप रिस्ट्रेन नहीं कर सकते हैं। It states that no person who is arrested shall be subjected to more restraint than is necessary to prevent his escape, जो कि आपकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। और सेम एग्जैक्ट वही है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाना है, उसको नेसेसरी रिस्ट्रेंट से ज़्यादा, मतलब सिर्फ उतना ही उसमें, उतना ही बोलते हैं उसकी उतनी ही उसमें उतना ही लेवल का रिस्ट्रेंट करा जाएगा, फोर्स का इस्तेमाल, या हम कह सकते हैं बोलते हैं अगर मान लीजिए किसी उसका भी हैंड कफ्स का या किसी चीज़ का भी इस्तेमाल करना है तो सिर्फ उतने ही लेवल का किया जाएगा जितना कि ज़रूरी है कि ताकि वो भाग ना सके। दिस मीन्स दैट द पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शुड नॉट बी हैंडकफ्ड, चेन्ड or otherwise physically restrained unless there is a reasonable apprehension that he might flee, resist or harm himself or others। तो ये सेक्शन अगर हम दूसरे शब्दों में समझे तो क्या कहता है कि कोई भी पर्सन जो है जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको ना तो मतलब हैंडकफ करना चाहिए, ना ही उसको बोलता है चेन से बांधना चाहिए, या ज़्यादा आपका कोई भी किसी भी तरीके का ज़्यादा फिजिकल रिस्ट्रेन नहीं उसमें करना चाहिए। अगर कब तक नहीं करना चाहिए, जब तक कि कोई रीज़नेबल एप्रीहेंशन ना हो, कोई मतलब इस तरीके का रीज़न ना हो, प्रॉपर बोलते सॉलिड रीज़न ना हो कि भाई ये पर्सन जो है वो भाग जाएगा, ठीक है ना, रेजिस्ट करेगा अरेस्ट होने से, या फिर अपने आप को या दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा। हाँ, अगर ये सारी कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं कि भाई किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, या भाग सकता है, या अरेस्ट को रेजिस्ट करेगा, तो उस केस में हैंडकफ्स, चेन या किसी भी अदर किसी भी दूसरे तरीके के फिजिकल रिस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इज टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन एंड टू प्रिवेंट एनी अब्यूज़ ऑफ पावर बाय द अरेस्टिंग अथॉरिटी। तो इस सेक्शन का पर्पस क्या है कि जो भी आपका अरेस्टेड पर्सन है ना, उसकी डिग्निटी और जो भी उसके ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, और साथ ही साथ में जो भी आपकी अरेस्टिंग अथॉरिटी है ना, वो अपनी पावर का एब्यूज़ ना कर सके, ठीक है। एब्यूज़ कहते हैं ना, मिसयूज बोलते नहीं, अननेसेसरी अपनी पावर का आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि बोलते नहीं आपको अलाउ नहीं है। अब इसमें आपका एक केस था जो आपका इससे रिलेटेड है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ लेड डाउन सम गाइडलाइंस फॉर द यूज़ ऑफ हैंडकफ्स एंड फेटर्स इन द केस ऑफ प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसने आपका प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का एक केस लॉ था, उसमें उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी थी किस चीज़ के लिए, हैंडकफ्स और फेटर्स के यूज़ के लिए। फेटर्स क्या होते हैं, जो आपकी बोलते हैं ना बेड़ियाँ, जो हैंडकफ्स तो आपका हाथ बांधने के लिए होते हैं, फेटर्स आपको बोलते हैं ना चेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पैर वैर में बेड़ियाँ वगैरह डालने के काम आती हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा था आपका, द कोर्ट हेल्ड दैट हैंडकफ्स एंड फेटर्स आर प्राइमा फेसे इनह्यूमन एंड अनरीजनेबल। तो इसमें इस कोर्ट ने कहा था कि अगर हैंडकफ्स जो होते हैं ना, जो बोलते हैं हथकड़ी लगाते हैं, या फेटर्स जो चेन पैरों को बांधने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है ना, चेन्स का इस्तेमाल हाथ पैर को बांधने के लिए, वो अगर प्रथम दृष्टिया अगर वो देखे जाए तो बहुत इनह्यूमन और अनरीजनेबल लगते हैं, जैसे बोलते हैं ना जानवरों को इस तरीके से बांधा जाएगा, ठीक है ना, एंड कैन बी यूज ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमटेंसेस। तो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा था कि ये जो आपका फेटर्स और आपके जो हैंडकफ्स हैं इनका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही इनह्यूमन है, बोलते नहीं इंसानियत वाला नहीं है, और बोलते नहीं अनरीजनेबल है। तो इनका जो इस्तेमाल है वो सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमटेंसेस में ही किया जाना चाहिए, और विद द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट की परमिशन के साथ ही होना चाहिए। The court also observed that the use of handcuffs and fetters should be recorded in the case diary and reported to the magistrate। कि तो बोल रहा है कि इनका जो हैंडकफ्स और फेटर का इस्तेमाल जो करना है, अगर मान लीजिए किसी अपराधी पे अगर ऐसा करना ही पड़ जाता है तो उसके लिए एक तो पहले परमिशन लेनी चाहिए मजिस्ट्रेट से, और दूसरा अगर यूज़ किया गया है तो उनको ना जो भी केस डायरी है उसमें रिकॉर्ड करना चाहिए, और साथ ही साथ मजिस्ट्रेट को भी रिपोर्ट करना चाहिए।
रीज़न भी तो उसमें लिखेंगे ना कि भाई क्यों यूज़ किया गया। The court further stated that the police and jail authorities should be trained and sensitized to respect the human dignity and the rights of the arrested person। तो ये कहता है कि जो कोर्ट है और जो भी आपके कोर्ट ने क्या स्टेट किया, कोर्ट ने ये स्टेट किया कि जो भी आपके पुलिस है और जो भी आपके जेल अथॉरिटी होती है ना, उनको इस तरीके से ट्रेन करना चाहिए कि वो आपका जो ह्यूमन डिग्निटी है, मतलब जो भी अरेस्टेड पर्सन की जो डिग्निटी है और जो राइट है, उनके प्रति एक संवेदना, उनके लिए संवेदना और रिस्पेक्ट होनी चाहिए। देखिए, केस तो कई लोगों पे हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो आपका ऑफेंडर हो, कि किसी ने किसी दूसरे पर्सन पे केस कर दिया, या मान लीजिए परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि सारा शक उसी पर्सन की तरफ जा रहा था, उससे ये प्रूव नहीं हो जाता है कि वो आपका कोई ऑफेंडर है। तो उस केस में उसको इस तरीके से बोलते हैं ना, इनह्यूमन तरीके से ट्रीट करना, ये किसी भी हद तक सही नहीं है। तो अब क्या कहता है आपका कि द वायलेशन ऑफ सेक्शन 49 ऑफ CRPC कैन अमाउंट टू, सॉरी या तो इसमें और क्या लिखा है कि द वायलेशन ऑफ सेक्शन 49 ऑफ CRPC कैन अमाउंट टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 166 ऑफ IPC। तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए जो 49 में बात लिखा है ना कि आपका वो फेटर्स का इस्तेमाल और हैंडकफ्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है जब तक कि कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन ना हो, तो अगर उस केस में इस सेक्शन का अगर वायलेशन होता है, मतलब कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है वो अगर आपका मान लीजिए इसको वायलेट करता है, इस नॉर्म को वायलेट करता है, तो उसको आपका IPC की सेक्शन 166 के अंडर उसको ऑफेंस माना जाएगा, विच पनिशेस एनी पब्लिक सर्वेंट हु डिसोबेज एंड एनी डायरेक्शन ऑफ द लॉ विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग इंजरी टू एनी पर्सन। तो ये क्या कहता है कि इसको एक ऑफेंस माना जाएगा कि अगर मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर या जो भी आपका पब्लिक सर्वेंट है वो अगर इस रूल को फॉलो, इस सेक्शन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना, तो उसको आपका सेक्शन IPC का जो सेक्शन 166 है उसके तहत उसे ऑफेंस माना जाएगा और उसको पनिश भी किया जाएगा, ठीक है ना। पनिश किया जाएगा अगर मान लीजिए वो पुलिस ऑफिसर या जो भी पब्लिक सर्वेंट है वो इसका वायलेशन जो है वो किसी अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, बोलते हैं ना किसी पर्सनल रंजिश को निकालने के लिए कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में उसको ऑफेंस मान के उसको सज़ा मिलेगी। द पनिशमेंट फॉर दिस ऑफेंस इज इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 1 ईयर्स और फाइन और बोथ। तो इस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट क्या है, 1 साल की सज़ा, फाइन या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अरेस्टेड पर्सन जो है कैन ऑल्सो फाइल अ रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर एनफोर्समेंट ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स। तो ये आपका अरेस्टेड पर्सन है वो आपका सुप्रीम कोर्ट में आपका सेक्शन नहीं सॉरी आर्टिकल 32 और जो आपका हाई कोर्ट है उसमें आर्टिकल 226 के अंडर, ठीक है, वो अपने फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए भी रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। फाइन, स्पेशली द राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 21। तो ये तो आपका हो गया सेक्शन 49। अब बात करते हैं सेक्शन 50 की। तो सेक्शन 50 जो है वो बात करता है आपका पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड राइट ऑफ बेल, राइट टू बेल। तो ये कहता है, ये बात करता है कि पर्सन जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको उसके अरेस्ट के कारणों के बारे में इन्फॉर्म करना और साथ ही साथ में उसका जो भी बेल का राइट होगा उसके बारे में इन्फॉर्म करना, करने की जो ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की उसके बारे में बात की गई है सेक्शन 50 में। तो इसके 2 सब सेक्शन हैं, तो वो 2 सब सेक्शन क्या कहता है, every police officer or other person arresting any person without warrant shall forthwith communicate to him full particulars of the offence for which he is arrested और अदर ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट। तो ये आपका सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई दूसरा पर्सन जो कि किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, बिना वारंट के, उसको, जैसे मान लीजिए आपका ये ए है पुलिस ऑफिसर, ये इसने अरेस्ट करा, मान लीजिए यहाँ पर बी को इसने अरेस्ट किया, देखिए ये क्या ऑफेंडर है, इसको अरेस्ट किया। तो यहाँ पर ना ये इस पुलिस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस बी को जिस भी ऑफेंस के लिए, ठीक है ना, अरेस्ट किया जा रहा है या अरेस्ट कर लिया है उसके बारे में पूरी जानकारी उसको दे कि भाई आपको किस जुर्म के लिए, किस बोलते हैं आप जो भी आपने क्राइम किया है, ठीक है, कोई भी आपका
कोई भी उसने मिस्टेक किया उसके लिए अरेस्ट किया जा रहा है, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो इसमें एक्सप्लेनेशन में देखिए आप क्या लिख सकते हैं, इट इज़ अ प्रोविजन दैट सेफगार्ड्स द राइट्स ऑफ अ पर्सन हु इज अरेस्टेड विदाउट अ वारंट बाय अ पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन। तो बेसिकली ये ना, जो भी आपका पर्सन जिसको अरेस्ट किया जा रहा है ना, जो कि अरेस्ट हुआ है, उसके राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए ये प्रोविज़न डाला गया है। ठीक है ना, मान लीजिए किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी पर्सन को आपका बिना वारंट के अरेस्ट किया है, तो उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए ये प्रोविज़न डाला गया। तो क्या कहता है ये प्रोविज़न, इट रिक्वायर्स दैट द पर्सन अरेस्टेड इज इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीज़न फॉर हिज अरेस्ट एंड द नेचर ऑफ द ऑफेंस फॉर हिज चार्ज। तो यहाँ ये क्या कहता है कि जो भी पर्सन अरेस्ट हुआ है ना, उसको ये प्रोविज़न कहता है, ये पुलिस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी ड्यूटी है कि वो उस अरेस्टेड पर्सन को इमीडिएटली इन्फॉर्म करे, किसके बारे में, उसके अरेस्ट के रीजंस के बारे में, और साथ ही साथ में जो भी उसको ऑफेंस है उसका नेचर के बारे में। ऑफेंस का नेचर ना, कि भाई आपका ये कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, तो ये सारी चीज़ बताएगा। दिस इज़ टू एंश्योर दैट द पर्सन अरेस्टेड इज नॉट डिटेन्ड आर्बिट्रली और अनलॉफुली। तो ये किस बात का इंश्योर करता है कि जो भी पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है उसको, बोलते हैं ना, मनमानी तरीके से या अनलॉफुल तरीके से उसको अरेस्ट नहीं किया गया, डिटेन नहीं किया गया, and that he is aware of the grounds on which he can challenge his arrest or seek bail। और साथ ही साथ में ये प्रोविज़न इसलिए भी ये प्रोविज़न का एक और मकसद क्या है कि जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसको, उसके, बोलते हैं, जो भी आपका उसका क्राइम है उसके बारे में प्रॉपर, जो भी उसने, मतलब जो भी जुर्म किया है उसने, उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना कि किस बेस पे उसको अरेस्ट किया गया है, और साथ ही वो आपका किस बेस पे अपने अरेस्ट को चैलेंज कर सकता है और बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। दिस प्रोविजन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड फेयर ट्रायल एंड इज इन कॉन्सोनेंस विद आर्टिकल 22(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which states that no person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds of such arrest, nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice। तो ये जो प्रोविज़न है ना, ये आपका नेचुरल प्रिंसिपल और जो नेचुरल जस्टिस और फेयर ट्रायल का जो प्रिंसिपल है उस पर बेस्ड है, फाइन। और ये आपका बोलते नहीं, इन कॉन्सोनेंस विद आर्टिकल 22(1), जो आर्टिकल 22(1) जो है ना, उसका पार्ट 1 जो है उससे, उसके कॉन्सोनेंस में है, फाइन। तो ये आर्टिकल 22(1) क्या कहता है कि किसी भी पर्सन को जिसको अरेस्ट किया गया है उसको आपका कस्टडी में नहीं रखा जा सकता बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, मतलब बिना उसे इन्फॉर्म करे किस चीज़ के बारे में, ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट। ठीक है, ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट मतलब उसको किस बेस पे अरेस्ट किया गया है, उसका क्राइम क्या है, उसको इन्फॉर्म किए, इस बारे में इन्फॉर्म किए बिना उसको डिटेन कस्टडी में नहीं रखा जा सकता है, और ना ही उसको डिनाई किया जा सकता है उसके राइट टू कंसल्ट का। ठीक है ना, मतलब किसी लीगल प्रैक्टिशनर, अपनी चॉइस के लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करने के राइट से भी उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। आप बोलते हैं हम वेयर ऑफ, इसका है आपका सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 जो है वो आपका क्या बात करता है, वेयर अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन एक्यूज ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, ही शैल इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड दैट ही इज एंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन बेल एंड दैट ही मे अरेंज फॉर श्योरिटीज ऑन हिज बिहाफ। तो ये कहता है कि जहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करता है बिना वारंट के, ठीक है ना, बिना वारंट के, पर ये ध्यान रखिएगा कि पर्सन को, जिसको मान लीजिए बी को अरेस्ट किया है ना, बी को अरेस्ट किया है, ए ने अरेस्ट किया है बी को, ए ने बी को अरेस्ट किया है, ठीक है बिना वारंट के, पर ये ध्यान रहे कि जो बी को अरेस्ट किया है ना वो किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट नहीं होना चाहिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं होना चाहिए वो। उसके अलावा अगर मान लीजिए जिस पर्सन को अरेस्ट किया है उसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं किया है, तो इस केस में पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो इन्फॉर्म करेगा उस पर्सन को कि भाई वो आपका बेल पे रिलीज़ हो सकता है, और उसको श्योरिटीज़ जो हैं वो खुद आपका अपने बिहाफ में वो आपका अरेंज कर सकता है। तो ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या कहता है,
इट अप्लाइज ओनली टू केसेस वेयर पर्सन अरेस्टेड इज अक्यूज्ड ऑफ अ बेलेबल ऑफेंस। तो ये आपका जो प्रोविज़न है सब सेक्शन 2 जो है सेक्शन 50 का, वो आपका अप्लाई होता है वहाँ पर जहाँ पर आपका पर्सन जो अरेस्ट हुआ है वो आपका बेलेबल ऑफेंस के लिए एक्यूज हो। बेलेबल ऑफेंस क्या है? एन ऑफेंस फॉर विच बेल कैन बी ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट। ठीक है। इट इम्पोजेज अ ड्यूटी ऑन पुलिस ऑफिसर हु मेक्स द अरेस्ट टू इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड अबाउट हिज राइट टू बेल एंड द प्रोसीजर टू ऑब्टेन इट। तो यहाँ पर ये ना पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो जो भी उसने पर्सन को अरेस्ट किया है ना उसको इस बारे में इन्फॉर्म करे उसको एक तो सबसे पहले ग्राउंड्स के बारे में इन्फॉर्म करे कि किस बेस पे आपका अरेस्ट किया गया है, और दूसरा उसको उसके राइट टू बेल के बारे में इन्फॉर्म करे, और साथ ही साथ में प्रोसीजर भी बताए कि किस तरीके से वो बेल आपका ऑब्टेन कर सकता है। सॉरी। इट एम्स टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी एंड डिग्निटी ऑफ द पर्सन अरेस्टेड एंड टू प्रिवेंट अननेसेसरी डिटेंशन इन पुलिस कस्टडी। तो ये आपका जो भी पर्सन आपका अरेस्ट हुआ है, ठीक है ना, उसकी लिबर्टी और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ताकि उसका पुलिस का मतलब उसका ना अननेसेसरी डिटेंशन और साथ ही साथ में उसके अननेसेसरी डिटेंशन को भी आपका प्रिवेंट करने के लिए ये प्रोविज़न आपका हेल्पफुल है। इट ऑल्सो एनेबल्स अ पर्सन अरेस्टेड टू सिक्योर हिज रिलीज एट द अर्लीस्ट एंड टू प्रिपेयर हिज डिफेंस। तो ये साथ ही साथ में जो भी पर्सन है उसको हेल्प करता है कि वो जल्द से जल्द जो है वो रिलीज़ मतलब अपनी रिलीज़ को श्योर कर सके। जो भी बोलते नहीं आपका उसको जो भी डिटेन किया गया है उससे रिलीज़ हो सके बाय द हेल्प ऑफ बेल, और अपने डिफेंस को प्रिपेयर कर सके कि भाई अपने बिहाफ में वो अपनी बात क्या बात रखना चाहते हैं उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकता है। दिस मीन्स दैट इफ़ अ पर्सन इज अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर विदाउट अ वारंट फॉर अ बेलेबल ऑफेंस, द पुलिस ऑफिसर मस्ट टेल the person that he has the right to get bail and that he can arrange for someone to give a guarantee for his release. This is to ensure that the person arrested knows his legal rights and can exercise them. तो ये आपका इन शॉर्ट पूरा आपका सब सेक्शन जो है, पूरा आपका जो सेक्शन 50 है ना, इसका आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं कि जो पर्सन है, इसका मतलब है आपका कि जो पर्सन आपका अरेस्ट किया गया पुलिस ऑफिसर के ज़रिए बिना किसी वारंट के पर किसी बेलेबल ऑफेंस के लिए, वो ऑफेंस नॉन बेलेबल नहीं होना चाहिए। यहाँ पुलिस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पर्सन को उसके राइट टू बेल जो है ना, राइट टू गेट बेल के बारे में इन्फॉर्म करे, और और ये भी बताए कि ही कैन अरेंज फॉर समवन टू गिव गारंटी फॉर हिज रिलीज, और वो श्योरिटीज़ भी अरेंज कर सकता है, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो कि उसकी बेल के लिए गारंटी दे सके, ऐसे पर्सन को भी वो अरेंज कर सकता है। तो ये बेसिकली ये किस लिए होता है? टू एंश्योर दैट द पर्सन अरेस्टेड नोज हिज लीगल राइट्स एंड कैन एक्सरसाइज हिम। तो ये इंश्योर करने के लिए है कि जो पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया है उसको अपने लीगल राइट्स के बारे में पता हो, और साथ ही साथ में वो उनको एक्सरसाइज भी कर सके। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेक्शन 48 से लेकर आपका सेक्शन 50 तक, मतलब 48, 49, 50 मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट में हम सेक्शन 50A पढ़ेंगे। फाइन, तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।